जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा सेकंड लेक्चर भी है और चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस डिस्कस कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोसेसेस। और इसकी स्लाइड्स मैंने पहले भी अपलोड की, आपके ग्रुप में भी, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी अपलोडेड है। और इसको हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम इंट्रोडक्टरी सारा पढ़ चुके हैं, फिर आगे देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोसेसेस की क्या बात करता है। पहले तो लफ्जी मतलब समझना है, ये कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है। कॉन्टेक्स्ट होता है जो उस वक्त के हालात या सिनेरियो एक चल रहा है, ठीक है। और जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अदर हर नॉलेज एरिया के अंदर प्रोसेसेस होते हैं, उसके बारे में इसकी डिस्कशन है। अब स्लाइडिंग कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड, प्रोजेक्ट्स कैन नॉट बी रन इन आइसोलेशन। इसका मतलब क्या है? आइसोलेशन होता है अलहदगी। जिस तरह आजकल हम सब लोग क्वारंटाइन हुए हुए हैं या घर में बैठे हुए हैं, आइसोलेट होकर बैठे अपने सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं। और जब ये पेंडेमिक का सूरत हाल कुछ बेहतर होगी हमारे मुल्क में या हमारे एरियाज़ के अंदर, तो यूनिवर्सिटी का भी आज वो लेटर आया कि आप अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी पॉलिसी या आपके एरिया के जो हालात हैं इस पेंडेमिक के हवाले से, उसके मुताबिक आप यूनिवर्सिटी को ओपन करें। फॉर्मली उन्होंने कहा था कि 15 से स्टार्ट करें। तमाम यूनिवर्सिटी को कहा था कि आप उसके मुताबिक देख लें, आप इसको डिसीजन को पेंडिंग भी कर सकते हैं और डिले भी कर सकते हैं, और उसके वक्त के साथ साथ आप इनको बुला भी सकते हैं आस्ता आस्ता। वो तमाम जो PDF डॉक्यूमेंट है वो भी हमारे ग्रुप में भी शेयर हुआ है, स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर हुआ है, तो उस पर भी आस्ता आस्ता काम हो रहा है। जी, प्रोजेक्ट कैन नॉट बी रन इन आइसोलेशन का मतलब है कि जब आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये आप प्रोजेक्ट डेवलप करें किसी क्लाइंट के लिए, तो वो डेफिनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने डेवलप करके देना है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करें और आपको टास्क दिए काम करें, तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप आएंगे और अपने कैबिन में बैठ जाएंगे और सिर्फ आप अपना डेवलपमेंट करते रहेंगे। नहीं, आपको ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में भी पार्टिसिपेट करना है, आपने डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट भी करना है, आपने क्लाइंट के साथ भी मीटिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आपको लेके चलना है। और इसका मतलब ये भी है कि ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से आपने प्रोजेक्ट को देखना होता है। सिर्फ प्रोजेक्ट की कोडिंग और उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, अपने ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स को भी देखना है। ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोजेक्ट के हवाले से या IT जो डेवलपमेंट के हवाले से पॉलिसी है, उसको भी आपने अप्लाई करना होता है। सो दैट इज व्हाई इट इज बीन मेंशन इन दिस स्लाइड, ये प्रोजेक्ट मस्ट बी ऑपरेट इन अ ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। और उसको ब्रॉडर पर्सपेक्ट से एक मैनेजर को स्टार्ट करना पड़ता है। Project manager need to take a system overview how it is being situated in the larger organization. अभी नेक्स्ट स्लाइड में सिस्टम ओवरव्यू या सिस्टम फिलोसफी का एक स्लाइड होगी, वो भी कॉन्सेप्ट मैं शेयर करूंगा कि जनाब ये कैसे है और ये क्या कैसे होगी और ये क्या कर रही है। तो हमें जो ऑर्गेनाइजेशन जब प्रोजेक्ट टास्क कोई देती है, तो हमें पहले ऑर्गेनाइजेशन को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सिस्टम फिलॉसफी को भी देखना पड़ता है। वो ये क्या चीज़ है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखते हैं कि सिस्टम फिलॉसफी कब से आई और ये क्या है और इसका मतलब क्या है। पहले मैं आपको सिस्टम की डेफिनेशन बता दूं। ये स्लाइड में नहीं है सिस्टम की डेफिनेशन, बट सिस्टम की डेफिनेशन आपको मैं समझा दूं कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम की और फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या डेफिनेशन है। सिस्टम की डेफिनेशन है, सिस्टम इज अ कम्बिनेशन ऑफ सब सिस्टम। एक सिस्टम डिफरेंट सब सिस्टम्स या डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनता है। सिस्टम इज अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब सिस्टम व्हेन ऑल दीज सब सिस्टम्स आर combine together or work each other or collaborate with each other to achieve a common goal, that is called a system. मैं अगेन सिस्टम की डेफिनेशन बताता हूँ समझाने के लिए, फिर एग्जांपल देता हूँ। सिस्टम ये होता है कि सिस्टम जो है वो सब सिस्टम के साथ मिलकर चलता है, ठीक है। पहले तो ये बात जो कहते हैं ना, सिस्टम की खराबी है, सिस्टम की खराबी, सिस्टम को समझना है। आजकल या हर दफ़ा यही आप मीडिया में भी सुन रहे होते हैं, यार सिस्टम नहीं है, सिस्टम को ठीक करना है, ये सिस्टम नहीं है। तो सिस्टम जो है सब सिस्टम से मिलकर बनता है। अब ये समझना है कि सिस्टम में कौन से ऐसे सब सिस्टम हैं या कंपोनेंट्स हैं वो जो होते हैं सिस्टम में। जब ये तीन कंपोनेंट्स या तीन फैक्टर्स मिलते हैं या कोलैबोरेट करते हैं या आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और वो एक 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 जो मकसद होता है उसको अचीव करने के लिए जुस्तजू या तगोदो कर रहे होते हैं, तब वो सिस्टम कामयाब होता है। वो दो थ्री फैक्टर्स आर पीपल और डेटा और प्रोसीजर्स एंड डेटा। सबसे पहले उसमें उस सिस्टम के अंदर कुछ लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है। फिर कोई प्रोसीजर कवानीन उसमें या प्रोसीजर्स या SOP जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, या अगर बिजनेस टर्म में बात करें तो बिजनेस प्रोसेसेस हैं, कुछ बने होंगे असूल कवानीन काम करने के तरीक़ेकार,
वो होते हैं और उनको फिर फॉलो करते हैं वो लोग, और उसके तहत कुछ डाटा गैदरिंग और रिपोर्ट कैप्चरिंग और ये सारी इंफॉर्मेशन को वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये जो 3 सब सिस्टम है, पीपल, डाटा एंड procedures, when these 3 sub components work together to achieve a common goal, that is called as system. अब सिस्टम की जरा जनरलाइज एग्जांपल देता हूँ, फिर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ आते हैं ताकि आपको पता लग सके कि सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस है। सिस्टम फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि ये हमारा सिक्योरिटी का प्रोसीजर है, ये हमारे गेट्स पे गार्ड्स खड़े होते हैं, हमारे जो कार पार्किंग है वहाँ पर गार्ड्स खड़े होते हैं। तो ये डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव हेड हैं उन्होंने कुछ एक टीम बनाई होती है। मॉर्निंग के गार्ड्स डिफरेंट है, इवनिंग के डिफरेंट है, और वो शिफ्ट उनकी चेंज होती रहती है, टाइमिंग्स डिफरेंट चेंज होती है, उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर वो किसी प्रोसीजर्स के तहत काम कर रहे होते हैं कि मॉर्निंग में किसने काम करना है, इवनिंग में किसने करना है, उनका ड्यूटी रोस्टर तैयार होता है, उनका सिक्योरिटी का एक इंचार्ज भी होता है जो उन पर नज़र रख रहा होता है, जो रिपोर्ट कर रहा होता है, जिसकी परमिशन के बगैर वो आ रहे जा रहे होते हैं, ड्यूटी रिप्लेस कर रहे होते हैं। तो वो जो प्रोसीजर्स के तहत काम कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं, कौन से लोग आए, वो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं अगर आउटसाइडर आ रहे हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी के अंदर या उसके प्रेमिसेस में कोई वाकया हो जाता है तो वो सिक्योरिटी रिपोर्ट करती है अपने हेड को, और हेड एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करती है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है टॉप एग्जीक्यूटिव जिस तरह एडिशनल स्टार है, इंचार्ज के, उनको रिपोर्ट। एक तरीकाकार है। तो जो सिस्टम है वो सब सिस्टम से मिलकर चलता है। तो पहले तो सब सिस्टम्स भी देख रहे हैं कि सब सिस्टम्स क्या हैं, और सब सिस्टम्स के अंदर जो प्रोसीजर्स बने हुए हैं, या वो प्रोसीजर्स या कवानीन ऐसे हैं कि जिसको तहत फॉलो करके वो अच्छी रिपोर्टिंग कर सकें और प्रोड्यूस कर सकें कुछ इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है वो लोग यूज़ कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। अब इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है? इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर सिर्फ एक और कंपोनेंट का इजाफा हो जाता है। मैंने बात की व्हेन पीपल, प्रोसीजर्स एंड डेटा work together to achieve a goal, that to achieve a common goal, that is called a system. अब मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन आपको समझाता हूँ। इंफॉर्मेशन सिस्टम है व्हेन पीपल, डाटा, प्रोसीजर्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जब चौथा जो कंपोनेंट है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात हम कर लेते हैं। अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो भी इसमें इंटीग्रेट हो जाती है, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आपके पास एप्लीकेशंस हैं और सिस्टम्स हैं, अगर वो भी इनमें लोग इस्तेमाल करते हैं और उसमें डाटा पुट ऑन करते हैं, उसकी बेस पर प्रोसीजर्स के तहत या एल्गोरिथम के तहत या जो उसमें लॉजिक लगी उसके तहत कोई रिपोर्टिंग होती है और उस पर डिसीजन मेकिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हमें ये समझना है कि सिस्टम क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और सिस्टम में कौन कौन से लोग इस्तेमाल होते हैं, और एक इंफॉर्मेशन सिस्टम या कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, वो एचआर है, इन्वेंट्री है, यूनिवर्सिटी मैनेज सिस्टम है, पेरोल है, ईआरपी है, वो क्या चीज़ है। तो दैट इज़ वाई मैं डेफिनेशन आपको क्लियर की कि सिस्टम क्या चीज़ है और इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या चीज़ है। अब ये जो सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था ये 1950s में है। सिस्टम अप्रोच इज बीन मर्ज्ड और इट इज बीन आइडेंटिफाइड इन लेट 1950s, और उसमें 1950s के अंदर जो सिस्टम की जो मैनेजमेंट की जो अप्रोच थी उसमें 3 सब पार्ट थे: सिस्टम फिलॉसफी, सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम मैनेजमेंट। अब हम जो लोगों को, जो आईटी के जो लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं, इनको ये जो सेकंड पॉइंट है ये पता होता है, सिस्टम एनालिसिस। जिस तरह हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स में ये कोर्स पढ़ा था कि प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, डिज़ाइन और डेवलप करने के लिए 2 तरह की सिस्टम की अप्रोचेस हैं। एक है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस डिज़ाइन अप्रोच, आपको याद होगा सैड, और एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिज़ाइन अप्रोच। किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, एनालाइज, डिज़ाइन और डेवलप करने के लिए सिस्टम की क्या अप्रोच होती है, तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है। सिस्टम फिलॉसफी क्या होती है कि हमने जो भी मैंने एक्सप्लेन किया कि सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने सब सिस्टम को समझना है कि एक सिस्टम के अंदर क्या सब कंपोनेंट्स हैं, वो सब कंपोनेंट्स कौन से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनके सब कंपोनेंट्स के कोई प्रोसीजर या एसओपी या कवानीन कुछ बने हुए हैं, किस तरह लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या प्रॉपरली कोई फॉलो भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उस पर क्या इन्फॉर्मेशन। हमने सिस्टम फिलॉसफी को समझने के लिए सिस्टम की डेप्थ पे जाना होता है, और हमने एक सिस्टम को किसी भी चीज़ पे अगर कोई काम करना है तो पहले हमने सारी ज़ाहिरी सतह पे उसको सिस्टम फिलॉसफी को समझना होता है, और हमने सिस्टम की एक एक्सटर्नल व्यू पे ये सारी चीज़ें समझनी होती है कि एक सिस्टम क्या है, उसके अंदर सब सिस्टम क्या है, और वो कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और कंपोनेंट इस एनवायरनमेंट के अंदर कैसे काम कर रहा है।
फिर सिस्टम एनालिसिस अप्रोच, सेकंड पॉइंट आपको क्लियर है कि हमने उस जो प्रॉब्लम हमें दी गई है उसको हमने उस सिस्टम के अंदर कैसे डिज़ाइन और डेवलप करना है। ये आपने अप्रोच पढ़ी हुई है, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी अप्रोचेस पढ़ी, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिसमें आप फ्लो चार्ट और डीएफडीज बनाते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से उसको सिस्टम को डिज़ाइन और डेवलप करते हैं तब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टूल को यूज़ करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप चूज़ करके सिस्टम को आप सॉल्व करते हैं और ये सारी चीज़ें लेके चल रहे होते हैं। तो फिर आ जाते हैं जी सिस्टम मैनेजमेंट की बात। तो सिस्टम मैनेजमेंट पे हमने जो मैनेजर है उसने 3 पर्सपेक्ट से अभी प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट करना है, या प्रोजेक्ट एक ऐसा भी होता है कि आपको कोई एक आइडिया दिया जाता है कि यार ये देखें ये क्या फिजिबल है, ये वाइबल है, ये हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उस पे हमने भी ये थिंक करना होता है कि क्या इसके बिजनेस के क्या पर्सपेक्टिव होंगे, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होंगे, और ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव का मतलब पहलू। तो आपने बिफोर एक्सेप्टिंग दैट प्रोजेक्ट हमने ये भी देखना होता है कि अगर हम ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं तो बीइंग हम इस प्रोजेक्ट को सेट करना चाह रहे हैं तो बीइंग एज अ मैनेजर इसके ऑर्गेनाइजेशन पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हो सकते हैं, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या इसके बिजनेस पर्सपेक्टिव से क्या पहलू हो सकते हैं। हमारी अर्निंग, बिजनेस की बात करते हैं तो हम अपनी अर्निंग की बात करते हैं और प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, आउटपुट और रेपुटेशन की बात करते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से हमें देखना पड़ता है। मैं अब जो है आपको सिस्टम मैनेजमेंट, नेक्स्ट स्लाइड में सिस्टम मैनेजमेंट की एक एग्जांपल है जिसमें ये बिजनेस पर्सपेक्टिव, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव तीनों पहलुओं से समझाया जा रहा है कि एक मैनेजर को किसी भी सिस्टम को टैकल करने के लिए क्या पहलू हैं। मुझे ये स्लाइड प्रॉपर्ली क्लियर नहीं है, मगर मैं इसका एक नटशल में समझा देता हूँ आपको। वहाँ पर जब आप इसको डेप्थ में देख रहे होंगे अपने लैपटॉप पे या बाद में इसको देख रहे होंगे तब आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। बिजनेस पर्सपेक्टिव से हमने ये देखना है कि फॉर एग्जांपल इस पे एक एग्जांपल दी गई कि क्या जब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आते हैं तो इनको लैपटॉप प्रोवाइड करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। अगर हम ये लैपटॉप की स्कीम को लॉन्च करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन पे, स्टूडेंट की एनरोलमेंट पे क्या फ़र्क होगा। ये कुछ साल पहले बैरियर यूनिवर्सिटी ने भी एक अप्रोच चलाई थी, क्योंकि बैरियर यूनिवर्सिटी काफ़ी उनकी एनरोलमेंट एडमिशन काफ़ी डाउन हो गई थी बिकॉज ऑफ सो मैनी फैक्टर। वो आई डोंट वांट टू डिस्कस द फैक्टर्स इन दिस क्लास, वो एक अलग चीज़ है। बट उन्होंने ये लैपटॉप की एक स्कीम चलाई थी और लैपटॉप उन्होंने स्टूडेंट्स को देना शुरू कर दिए थे जो फ्रेशर भी थे। बट उन्होंने उसकी कुछ पॉलिसी लगा ली थी कि कुछ सेमेस्टर्स के बाद या फाइनल या सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को उन्होंने देना शुरू किए, कुछ भी उन्होंने लगाना शुरू किया। तो वो उनकी सिक्योरिटी भी इतनी डिपॉजिट होती है और हर सेमेस्टर के साथ वो इतने वो इंस्टॉलमेंट और वो उसकी फ़ीस ले लेते हैं कि अगर कोई सेमेस्टर के बाद 1-2 सेमेस्टर के बाद जाता भी है तो वो बाकी तरफ से भी उनको कवर हो जाता है। तो उसके रिस्क के चांसेस तो होते हैं कि स्टूडेंट अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहा है तो उसको हम लैपटॉप भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उसके कोई इंस्टॉलमेंट चार्जेस ले लेते हैं, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है उस सेमेस्टर फ़ीस, तो वो क्लेम करनी होती है। तो वो इतनी होती है कि अगर वो लेके भी जाए तो वो उसको फिर रिफंड नहीं होगी और वो उसकी नहीं होगी। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से हमें ये देखना है, हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं कि क्या अगर हम ये स्कीम लॉन्च करते हैं, जो ये हमें टास्क दी जा रही है कि अगर हम लैपटॉप स्कीम प्रोवाइड करें तो क्या इसके बिजनेस के क्या पर्सपेक्टिव होंगे। क्या हमें ये फ्रेश स्टूडेंट्स को हमें ये स्कीम देनी चाहिए, या हमें सिर्फ फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, जब उनको कोई लैब्स नहीं मिल रही होती या उनके कोर्सेज कम होते हैं, तो उनको अगर हम लैपटॉप प्रोवाइड कर दी जाए और एक स्पेस प्रोवाइड कर दी जाए तो वहाँ पर वो अपना ये काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ जो है वो डिस्कस होती है कि किस लेवल के स्टूडेंट्स को हमें परफॉर्म करना है। प्लस हमने ये इसको देखना है कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से कि जो हम लैपटॉप अगर हम ये स्कीम ले रहे हैं तो हम ये इसको ब्रांडेड अगर लें या हम इसको किसी कंपनी से मुआहदा करें, हमें इसको लॉट में मंगवाना है, शिपमेंट में मंगवाना है, हमें किस तरह वायबल और फिजिबल पड़ता है। क्योंकि वन पीसी या एक सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट्स के लिए तो मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसको लॉट में और एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या अगर आप एक ब्रांडेड भी ले लेते हैं, वो आपको वायबल या फिजिबल या सस्ते पड़ जाते हैं। वो डिपेंड है कि ये देखना है कि हमें बिजनेस पर्सपेक्टिव से हमें क्या कॉस्ट पड़ेगी, सारी चीज़। फिर हम इसको टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आ जाते हैं कि टेक्नोलॉजी का पर्सपेक्टिव से ये है कि आपको ये देखना है कि लेट्स से इस पे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होंगे, इस पे कौन से बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, प्रोग्रामिंग के जो डेवलपमेंट टूल्स हैं वो कौन से इंस्टॉल होंगे। फिर अगर हमने लैपटॉप लेना है तो इसमें कौन सी मशीन होनी चाहिए, यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन से ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल होने चाहिए, क्या इनको
ये टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं और इसकी हमें ये इन क्वेश्चंस को हमें एड्रेस करना पड़ता है। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले अगर हमें एक आइडिया दिया जा रहा है तो हमें उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है, क्योंकि एक कंपनी अगर कोई एक बॉस रन कर रहा है और आप सिर्फ उसमें जॉब कर रहे हैं, तो जो बॉस है वो अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव, बिजनेस पहलू के पॉइंट से देखेगा कि मेरी अर्निंग क्या है, मुझे फिजिबल क्या पड़ेगा, मुझे सस्ता कैसे पड़ेगा, मेरे बिजनेस की ग्रोथ के लिए प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, मुझे एज एन और माशरे में इसमें क्या फायदा होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे पर्सपेक्टिव। फिर टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है उसको, हमारे पास टीम कौन सी है, एक्सपर्ट कौन से हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट, तो वो उस तरह की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और उसके बाद थर्ड जो है, आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इनको ट्रेन कौन करेगा, और टूल्स के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर हम उनको एक नेटवर्क प्रोवाइड कर देते हैं या डेडिकेटेड लैपटॉप उनको हाथ में नहीं प्रोवाइड करते मगर एक लैब दे देते हैं जहाँ पर वो आए और वहाँ पर वो काम कर सकें और अपने प्रोजेक्ट को सेव करें और सेमेस्टर बाय सेमेस्टर उसको वहीं पर मैनेज करें, हर एक की एक स्पेशल एक वर्क स्टेशन हो और वहाँ पर वो काम सेव भी करे, प्रोजेक्ट करे और सेमेस्टर के बाद वहाँ पर डेमो दे और नेक्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स आएंगे वो वहाँ पर अपना उस डायरेक्टरी पे काम करेंगे। तो बजाय के ये भी हो सकता है कि बजाय के इंडिपेंडेंटली हर स्टूडेंट को एक लैपटॉप प्रोवाइड किया जाता है, एक लैब परफेक्टली एक प्रोजेक्ट लैब स्पेशली डेडिकेटेड टू डिज़ाइन की जा सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से ये इश्यूज भी देखने पड़ेंगे कि ट्रेनिंग कौन करेगा, इनको नेटवर्क की ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करेगा, अगर कोई सर्विसेज इनको फैसिलिटीज़ या एपीआई एसडीकेज या ऑनलाइन कोई हेल्प चाहिए तो ये सारी कोई इसमें स्टाफ प्रोवाइड करेंगे या स्टूडेंट्स प्रोवाइड करेंगे या किस तरह। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल इशू से भी हमें कहाँ इंस्टॉल होगा, टाइमिंग्स क्या होगी एक्सेस की, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर लैब्स प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी से मतलब ये नहीं कि हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, बट जहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर फिर फीस स्ट्रक्चर भी उसी तरह लिया जाता है, प्रॉपरली वर्क स्टेशन और लैब डेडिकेटेड फॉर प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स दी जाती है। वो ये नहीं है कि अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट है और 3 सेक्शन है और अगर 100 स्टूडेंट सॉफ्टवेयर के हैं तो 100 की पीसी की लैब एक अलहदा हो, ऐसा नहीं होता। वो डेडिकेटेड कुछ सिस्टम्स 15-20 दे दी जाते हैं या उसमें फिर टाइम डिफाइन कर दिया जाता है कि भाई आप इस टाइम से 3-4-5 घंटे, इस टाइम से इस टाइम 5-6 ग्रुप काम करेंगे, दोपहर से शाम इस पे करेंगे, शाम से रात, तो वो उस तरह स्लॉट अवेलेबल होती है और वो स्टूडेंट्स इस तरह वीक में 3 दिन कुछ ग्रुप्स को मिल सकते हैं, 3 दिन कुछ ग्रुप्स को मिल सकते हैं, सुबह शाम, तो इस तरह पे सारे कवर हो सकते हैं। इस तरह हमारी मैंने माजू यूनिवर्सिटी से पढ़ा जो आजकल कस के नाम से है। जब हम प्रोजेक्ट्स करते थे, जब हम रिसर्च थीसिस करते थे तो हमारी लैब थीसिस की हमें हमारे सिस्टम्स अलग होते थे और कुछ सिस्टम्स पर डेडिकेटेड 2-2 लोग भी काम करते थे। मींस के अगर वो दूसरा स्टूडेंट है तो उसकी टाइमिंग अलग है और मैंने अपनी टाइमिंग में काम करना है और मेरा डाटा मेरे लॉगिन और मेरी डायरेक्टरी में सेव होगा और दूसरा आ गया। तो इस तरह भी प्रॉपर प्लान तरीके से काम किया जा सकता है। जी, अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं क्योंकि हम जो हमारा चैप्टर है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कॉन्टेक्स्ट यानी किस हवाले से है, कुछ हमें अंडरस्टैंड करनी है, टर्म्स और भी देखना है। तो प्रोजेक्ट की कुछ फेजेस होती हैं और एक प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल, इसका डिफरेंस देखते हैं। अगर आपने लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ा होगा तो जेनेरिक जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो, जी मोहम्मद उस्मान अपना ये माइक्रोफोन बंद कर दें काइंडली। आप अभी आए, माइक आपने ऑन किया, क्लास को ज्वाइन किया तो माइक बंद कर दें, डिसेबल कर दें। थैंक यू, लेक्चर को सुन लें, थैंक यू वेरी मच। जी, आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ा होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाई या पढ़ी होगी आपने बिल्कुल, या जब मैंने ऊज में रिवाइज किया तो जेनेरिक जो सॉफ्टवेयर की जो फेजेस हैं डेवलपमेंट की, वो प्लानिंग आ जाती है जिसमें फिजिबिलिटी काम करते हैं, उसके बाद एनालिसिस है, फिर डिज़ाइन है, फिर इम्प्लीमेंटेशन है, फिर टेस्टिंग और फिर मेंटेनेंस आ जाती है। ठीक है, ये जेनेरिक है। जब हम इंडस्ट्री में प्रोडक्ट की बात करते हैं, जब आप प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं तो जब हम कोई टास्क लेते हैं, हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो हम उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट बात करते हैं। हम प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं यार, प्रोडक्ट की डिज़ाइन पे बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन पे बात कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट भी इंडस्ट्री में टर्म ली जाती है और उसकी भी वेरियस फेजेस आ जाती हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया। जी उस्मान, ये आपको आराम नहीं है? आप बार बार ही अपना माइक ऑन करते हैं, क्या वजह है? बंद करें अपना माइक, डिस्टॉर्शन हो रही है। उस्मान, हु इज मोहम्मद उस्मान? तो जो मेरी इंस्ट्रक्शन को तसल्ली से सुने, सबको लेक्चर बड़ा विजिबल प्रॉपरली देख भी रहे हैं और मैंने ईयरफोन अपने साथ रखे हुए, आपको आवाज भी बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, ये लेक्चर भी रिकॉर्ड होता है। तो बराहे करम बीच में मस्तियां ना करें और बीच में ये चुन चुन ना करें, मैं वहीं पर बेइज्जत कर दूंगा। थैंक यू। और
हाँ, प्रोडक्ट जो होता है, एक प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल आपके समझ लें बीच में उसके अंदर प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ कि एक आप बात कर रहे हैं डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम, ठीक है। डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम आप किसी एक पर्टिकुलरली एक डॉक्टर के लिए एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम आप वेब बेस में भी कर सकते हैं, मगर डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम आप एंड्रॉयड ऐप पे भी बना सकते हैं, ठीक है। जो जो फिजिबल होगी वो डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम जो पेशेंट्स हैं उनके लिए जो एंड्रॉयड मोड है वो उसके लिए फिजिबल होगी। जो डॉक्टर हैं उनके लिए भी स्मार्टफोन्स में भी फिजिबल है, बट उनकी जो डॉक्टर्स जहाँ पर बैठते हैं हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट क्लिनिक में, वहाँ पर उनके लिए आप वेब बेस्ड ऐप या डेस्कटॉप एक ऐप या वेब यूजिंग या वेब सर्विसेज को यूज करके हुए एक ऐप बनाई जा सकती है और वहाँ पर सारी अपॉइंटमेंट को टैकल कर सकते हैं। वो ऑनलाइन पेमेंट का उसमें हो सकता है, वो अपनी रिजर्वेशन करा सकते हैं जिस तरह आजकल होता है। और आजकल तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हो रही है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के साथ साथ ऑनलाइन ही डॉक्टर जो है चीज और प्रिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, तो इस तरह हो रहा है, ठीक है। ऑनलाइन सिस्टम्स बन रहे हैं और जिस तरह कल आपने मीडिया में भी देखा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा, और या आज भी वो न्यूज़ चल रही होगी, लोगों ने बाहर के लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए जिस तरह ये बार बार हाथ धोने का कॉन्सेप्ट है कि 20 सेकंड हाथ धो, डिफरेंट हाथों की पोजीशंस आ जाती हैं, उसके एक डिफरेंट मोड्स आ जाते हैं, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए लोग हाथ धो रहे हैं और वो सामने कैमरा डेफिनेटली उसको कैप्चर कर रहे हैं, उनकी वो इफेक्ट्स को और उनके एक्शंस को, और वो मैच करता है। और वो जितने अगर 6 स्टेप्स हैं कि पहले आपने फ्रंट से हाथ धोना है, मसलन इस तरह हाथ धोने हैं, और फिर आपने इस तरह धोने हैं, और फिर आपने ऐसे करना है, फिर आपने ऐसे हाथ धोने हैं, ऐसे वो 5-6 स्टेप्स उन्होंने बनाए हुए हैं और उसकी वो सिमुलेशन वीडियोस है। अगर जो भी यूज़र है वो इस तरह हाथ नहीं धोता और वो वॉयलेशन करता है, तो वो पानी नहीं निकलता और उसको वो सिस्टम जो है वो आगे पास नहीं करता, और वो तब तक वो नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा जब तक वो प्रॉपरली स्टेप्स नहीं करता। तो वो कहाँ पर ये टेक्नोलॉजी प्लेस की गई है, ये होटल्स में और बाहर के जब जब आप आउटडोर एक्टिविटीज़ करें वहाँ पर। तो ये कल भी एक इसकी वीडियो आई है और आप आज भी न्यूज़ में देखेंगे खबरनामे में कि ये एप्लीकेशंस और प्रोजेक्ट्स तो लोग पहले से बना रहे थे, मगर इस पेंडेमिक के साथ साथ ये प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा पॉपुलर होना शुरू हो गया और बड़ा कॉस्टली भी है। ये टेक्नोलॉजी सस्ती नहीं है, बड़ी कॉस्टली भी है। और लेट से उसको आपको ये प्रॉपर इम्प्लांट करना है, और लोग इसको जब तक अपने वॉश हैंड्स और क्लीन नहीं करेंगे और सिस्टम ओके नहीं करेगा, तो वो उसको अलाउ ही नहीं करेगा कि भाई क्लियर भी नहीं करेगा और रिपोर्ट भी नहीं आएगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट है, उसमें एआई की टेक्निक्स यूज़ करके ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया और आपको आइडिया यूनिक और अच्छा लगा होगा। और बेशक आज आप अपनी जो भी मीडिया है खबरें उनको सुने, तो ये कल की न्यूज़ में भी है, और कल की न्यूज़ को भी आप एक्सप्लोर, जियो की न्यूज़ को आप देख सकते हैं। तो एक प्रोडक्ट मैं बात कर रहा था, उसके अंदर मल्टीपल जो प्रोडक्ट है उसके अंदर आप डिफरेंट सब प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम है, तो आप इसकी एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं क्लाइंट के लिए। अगर डेस्कटॉप नहीं तो वेब सर्विसेज को यूज़ करते हैं, एक ऐप बना सकते हैं वेब बेस्ड, और उसको एक एंड्रॉयड ऐप ही में सपोर्ट भी दे सकते हैं। तो मल्टीपल वे में आप उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं और उसके साथ साथ उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर भी फेजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट फेज है, वो आइडिया का फेज होता है। डेवलपमेंट का मतलब है उसकी कॉन्सेप्ट के आइडिया के बाद उसकी ग्रोथ की बात है, इम्प्लीमेंटेशन उस डेवलपमेंट डिज़ाइन के हवाले से बात आ जाती है, इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन के हवाले से आती है, और सपोर्ट की आती है। तो इंडस्ट्री में ये डिफरेंट टर्म्स यूज़ की जाती है कि यार हम कॉन्सेप्ट पे बात करें, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की बात करें। देखें ये कॉन्सेप्ट जो है इंडस्ट्री के टर्म की बात कर रहा हूँ, या हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो ये सारी चीज़ें टर्म्स इंडस्ट्री में भी यूज़ की जाती हैं। जी, आगे चलते हैं कि ये जिस तरह मैंने लाइफ साइकिल की बात की और हमारी ये लाइफ साइकिल आ जाती है एसडीएलसी की फेजेस, ये सिस्टम डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल है। ये फेजेस मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग। तो डिफरेंट मॉडल्स आ गए हैं, हमने मॉडल्स ही पढ़े हैं, और हर मॉडल्स के अंदर डिफरेंट फेजेस आ जाती हैं। आपने पढ़ा होगा जिस तरह वाटरफॉल है, ये लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल है, सीक्वेंशियली काम करता है, इसमें प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग सारी आती है। स्पाइरल मॉडल आइटरेटिव है और आइटरेटिव वे में काम करता है, और जब आपके पर रैपिड वक्त के साथ साथ कोई चेंजिंग आ रही हो तब ये मॉडल आप अप्लाई करते हैं। इंक्रीमेंटल है, इंक्रीमेंटल मॉडल आपके पास
सीक्वेंशियल मॉडल है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप इसमें प्रोजेक्ट में ग्रोथ करना चाहते हैं तो नेक्स्ट साइकिल में आप ये काम कर सकते हैं। रैड भी आपके पास क्विकली डेवलप करने के लिए एक मॉडल है और इसकी डिफरेंट फेजेस हैं। डिफरेंट फेजेस में अगर आपको याद हो कि बिजनेस डेवलपमेंट है, प्रोसेस डेवलपमेंट है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है और बिजनेस मॉडलिंग है, सॉरी, डाटा मॉडलिंग है, फिर प्रोसेस मॉडलिंग है, फिर एप्लीकेशन जनरेशन है, टेस्टिंग टर्नओवर है। ये 5 स्टेजेस रैड मॉडल में आती है और ये लीनियर सीक्वेंशियल है। फिर इस तरह प्रोटोटाइपिंग है, जब आपने कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करना हो या रिक्वायरमेंट्स को क्लियर करना हो तो आपने प्रोटोटाइपिंग मॉडल को अप्रोच को यूज़ करना होता है। आगे बढ़ते हैं, मॉडल्स भी आपने डिस्कस किए हैं, तो डिस्टिंग्विश करना चाह रहा है कि प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल क्या है और प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या है। ठीक है, द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल अप्लाइज टू ऑल प्रोजेक्ट रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग प्रोड्यूस। जो हमने प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल देखी, जो SDLC की लाइफ साइकिल देखी, एनालिसिस डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के अंदर भी आ जाती हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ऑल द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फेजेस। जो भी आपकी प्रोडक्ट, क्योंकि हम इंडस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट अब टर्म लेके डिस्कस करते हैं इंडस्ट्री के हवाले से, प्रोफेशनल। वहाँ पर सॉफ्टवेयर तो टर्म होता है या सॉफ्टवेयर में काम करें, बट जब इंडस्ट्री में अब काफ़ी सालों से ये ट्रेंड हो गया कि जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो प्रोडक्ट पे काम करें। अपनी प्रोडक्ट का मतलब है अपने सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए ख़ास उनकी एक प्रोडक्ट तैयार होगी है। फॉर एग्जांपल उन्होंने टूरिस्ट के लिए या उन्होंने हॉस्पिटल की प्रोडक्ट बनाई है, जिस तरह आजकल लोग पेंडेमिक के लिए कोई एप्लीकेशन या एप्स बना रहे हैं, हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए, कैलोरीज मैनेजमेंट के लिए। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लोग अपनी ख़ास कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसके अंदर उनकी अपनी ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो फेजेस हैं, बट ये इस तरह फेजेस के नाम तो नहीं होते उन प्रोडक्ट के अंदर के एनालिसिस पे, डिज़ाइन, बट अब वो कॉन्सेप्ट पे, उसकी ग्रोथ पे, इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन, इस तरह उन फेजेस पे काम कर रहे थे। बट उसके अंदर उसी तरह ही काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जिस तरह डिफाइन वक्त के साथ किया जाएगा। फिर हम एक और टर्म देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट फेजेस क्या मतलब होता है, मैनेजमेंट रिव्यूज का क्या मतलब है, या किल पॉइंट्स का क्या मतलब है, या फेज एग्जिट का क्या मतलब है। ये आपके सामने स्लाइड में सेकंड बुलेट पॉइंट नजर आ रहा है कि फेज एग्जिट या किल पॉइंट्स क्या मतलब है। पहले मैं बता दूं कि जिस तरह आपका प्रोसेस मॉडल के अंदर फेजेस होते हैं, तो इसी तरह प्रोजेक्ट के, जब आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं या प्लान कर रहे होते हैं तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले बड़ी अच्छी तरह एनालाइज करते हैं कि ये प्रोजेक्ट हम कर पाएंगे, हमारे पास रिसोर्सेज टीम भी है, हम एक्सपर्ट भी है, हमारे पास इतना बजट और टाइम अवेलेबल है, हम ये कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें जब कर रहे होते हैं तो उस प्रोजेक्ट को भी आप फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं और उन फेजेस को भी आपने टाइम एलोकेट किया होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप रफ प्रोसेस मॉडल हमने पढ़ा, और रफ प्रोसेस मॉडल की 4 फेजेस है, इंसेप्शन है, एलैबोरेशन है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रांजिशन है। आपने 4 फेजेस रफ की थी। आपने कहा कि इंसेप्शन, लेट्स से अगर 10 वीक्स का आपका टोटल ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट है और आपने पहले से प्रोजेक्ट प्लानिंग कर ली, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्लाई करते हुए मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ ये फेजेस क्या है और ये फेज एग्जिट का क्या मतलब है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर स्लाइड पढ़ूंगा, पहले आप एग्जाम्पल को सुने, आपके पास लेक्चर में भी सामने आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने इंसेप्शन फेज को, आपने बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, आपने उसको 4 हफ्ते दिए। ठीक है, आपने एलैबोरेशन फेज को आपने सॉरी इंसेप्शन फेज को आपने 3 वीक्स दिए, और आपने एलैबोरेशन फेज जो डिज़ाइन फेज है उसको भी 3 वीक्स दिए, 6 हो गए। फिर आपकी जो कंस्ट्रक्शन फेज यानी इम्प्लीमेंटेशन फेज है उसको आपने 2 वीक्स दिए, 8 वीक्स हो गए। तो ये नहीं है कि आपने 10 वीक तक इम्प्लीमेंटेशन करना है, आपने जो ट्रांजिशन है, टेस्टिंग और ये सारी चीज़ें और लॉन्चिंग और कोई प्रॉब्लम आ गए उसको 2 वीक्स दिए। तो 10 वीक्स आपने इस तरह डिवाइड किया, और इसी तरह अगर आप हर फेज को आप वीक्स में डिवाइड करें और फिर उसके अंदर देखते हैं कि अगर इंसेप्शन है इसके अंदर हमने क्या क्या काम करना है और उसको हर काम को कितने टाइम ड्यूरेशन देनी है। आपको अच्छी तरह मैंने रफ प्रोसेस मॉडल पढ़ाया डेप्थ में, आपको उसको नोट्स भी लिखवाए। आपको अगर याद होगा कि हमने जब रफ प्रोसेस मॉडल पढ़ा था, फेजेस पढ़ी थी, तो हर फेज में उसके कुछ माइलस्टोन और कुछ हमने डॉक्यूमेंट्स या डिलीवरेबल्स बनाने होते हैं। मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं ताकि आपको याद हो कि फॉर एग्जांपल इंसेप्शन फेज थी, तो इंसेप्शन फेज के माइलस्टोन थे, क्या आपको विजन डॉक्यूमेंट क्लियर है, क्या आपको सिस्टम का आइडिया है, क्या आपका जो आपने एक्सपेक्ट की हुई है जो कॉस्ट, वो जो
एक्चुअल कॉस्ट भी उतनी ही इनकर होगी जो आपने एक बिड अमाउंट, एक आइडिया अमाउंट एक कस्टमर या क्लाइंट को बताइए, आप दोबारा से सोच लें, कैलकुलेट कर लें। तो ये कुछ उसके माइलस्टोन थे। इसके जो डिलीवरेबल थे इंसेप्शन फेज में, अगर आपका ये प्रोजेक्ट फिजिबल होता है तो आप विजन डॉक्यूमेंट, जब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप विजन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आप एसआरएस पे काम करना शुरू करते हैं, एसआरएस बनाते नहीं, काम करना शुरू कर देते हैं, आप डोमेन मॉडल बनाते हैं, आप इनिशियल जो एसेंशियल यूज केसेस हैं, एसेंशियल जो मेजर यूज केसेस होते हैं जो उस पूरे प्रोजेक्ट के, वो आप फुल एड्रेस फॉर्मेट में नहीं, सिर्फ ब्रीफ फॉर्मेट में, पैराग्राफ फॉर्मेट में वो बना रहे होते हैं। आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट चार्टर पे काम कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान यानी प्रोजेक्ट प्लान बना रहे होते हैं। जिस तरह मेरा कल का लेक्चर था, जिस तरह मैंने कहा इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में हम सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट या सॉफ्टवेयर प्लान बनाते हैं, उस पर काम कर। रिस्क मैनेजमेंट, ये 6-7 डॉक्यूमेंट आप इंसेप्शन फेज में बना रहे होते हैं। तो हर फेज का एक टाइम लाइन होती है, एक ड्यूरेशन डेडलाइन होती है कि आपने इस टाइम पे ये काम कंप्लीट करना है। और जब वो डेडलाइन करीब आ रही होती है तो जो मैनेजर हैं वो उस फेज को रिव्यू करते हैं, उसकी असेसमेंट कर रहे होते हैं, उसको एवेल्युएट कर रहे होते हैं कि क्या ये हमने जो हमने इसमें माइलस्टोन्स रखे हुए थे, मैं पढ़ा चुका हूँ माइलस्टोन, एक डेडलाइन होती है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ टारगेट होते हैं जो अपने अचीव करने होते हैं, क्या वो हमने माइलस्टोन अचीव कर लिए हैं, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम रिजॉल्व कर लें। एवरी प्रोजेक्ट हैव सम फेजेस, और हर फेज को पास कंप्लीट करके आप दूसरी फेज पे जा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था इटरेटिव वे में ये होता है कि आप पैरेलली भी मल्टीपल फेजेस पे काम कर सकते हैं, मगर वो किस सूरत हाल में कर सकते हैं कि अगर आप एक फेज को आप समझते हैं कि आपने सप्लीमेंट्री, आपने सक्सेसफुली, या आपने सेटिस्फाइड है कि आपने इस पे 80-90% काम कंप्लीट कर लिया है और जो थोड़ा बहुत काम रह गया है वो आप कर लेंगे, और वो साथ साथ पैरेलली भी आप कर लें, तब आप एलैबोरेशन फेज को पैरेलली भी चला सकते हैं। ये नहीं है कि आगे भाग और पीछे छोड़, यानी थोड़ा सा आपने ये काम किया एनालिसिस का, फिर छोड़ा, थोड़ा सा डिजाइन काम किया, वो छोड़ा, फिर एनालिसिस किया, फिर इम्प्लीमेंटेशन की, फिर इम्प्लीमेंटेशन छोड़ी। ये स्टूडेंट जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के जो स्टूडेंट है, जब आप P1 में ये कर रहे हैं या P2 8 सेमेस्टर में कोडिंग कर रहे होते हैं, तो वो ये इस तरह गड़बड़ेशन कर रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट जो सिस्टमेटिकली चल रहे होते हैं, या जिनको टीचर्स की बातें याद रहती हैं, या जो वो इंस्ट्रक्टर की बातें फिर भी याद करके चल रहे होते हैं, तो वो एक सिस्टमेटिक वे में कुछ फेजेस को और उनकी टास्क को लेके चल रहे हैं। ज़ाहिर बात है, पहले प्लानिंग है भाई, पहले आपने देखना है कि हम क्या प्रोजेक्ट करें, हम किस टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करें, मैं किस अपने प्रोजेक्ट मेंबर को सिलेक्ट करूं, मेरी क्या एक्सपर्टीज है, मेरी मुझे क्या टेक्नोलॉजी आती है, मैं किस ग्रुप मेंबर को सिलेक्ट करूं, इंडिविजुअल काम करूं या किसी ग्रुप मेंबर को करूं, मैं किस सुपरवाइजर को सिलेक्ट करूं, उनके पास क्या आइडिया है, मेरे पास क्या आइडिया है। पहले तो ये सोच होती है। फिर जब आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, अपने ग्रुप मेंबर को सिलेक्ट करते हैं, सुपरवाइजर को सिलेक्ट करते हैं, फिर असल में काम शुरू होता है। तो फिर आप सबसे पहले एनालिसिस पे काम करेंगे, सिस्टम की डिजाइन ही नहीं करेंगे। जब एनालिसिस कंप्लीट होगा फिर डिजाइन होता है। तो हमने P1 इसलिए रखा हुआ है 7th सेमेस्टर में कि पहले आपने प्रपोजल, फिर एनालिसिस और फिर डिजाइन काम करना है, और फिर 8 सेमेस्टर में आपने इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग करनी है। तो ये आप जो आपने ऊज में पढ़ा है, तो आपने प्रोजेक्ट डेफिनेटली, मैंने भी आइडियाज दिए थे और आप लोगों ने भी सिलेक्ट किए थे, तो आपने आइडियाज पे काम किया, आपने एनालिसिस पे काम किया, आपने डिजाइन के आर्टिफैक्ट बनाए, कुछ लोगों ने लेआउट्स, टेबल्स, डेटाबेसेस, और कुछ लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन भी कर ली थी। तो आपने 7th सेमेस्टर का P1 का तो काफी हद तक काम कर लिया, सिर्फ आपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, आपके कोऑर्डिनेटर से या सुपरवाइजर से, या आपने जो आगे जाके कोई ऐप या माशरे के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी मतलब खास या अपने लिए या लोगों के लिए या अवामुन नास के लिए कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, तो वो आपकी अपनी सोच है, आपने क्या आइडिया सिलेक्ट करना है। तो वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन या मैनेजमेंट सोल्यूशन वो नहीं बना सकते, वो उस कोर्स का पार्ट था। जब आप फाइनली ये प्रोजेक्ट करते हैं तो आपने एडवांस प्रोग्रामिंग के कोर्स पढ़े होते हैं, ई कॉमर्स के कोर्स पढ़े होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पढ़े होते हैं, तो आपका विजन बढ़ जाता है, आपको बड़ी बड़ी एप्लीकेशन और हट के यूनिक एप्लीकेशन सोचनी पड़ती हैं। तो फेज रिव्यू का मतलब ये है कि जब फेज कंप्लीट होने वाली होती है, ये नहीं कि कंप्लीट होने के डेडलाइन के वक्त, फेज जब कंप्लीट हो रही होगी तो मैनेजर नजर रख रहा होता है। आप तमाम लोग एज ए मैनेजर बन रहे हैं या बनने की ख्वाहिश रखते हैं या उसको हासिल करने की एक्सपर्टीज की चाह में आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं, तो वो टेक्निक्स और वो आपको स्ट्रेटेजीज आप सुनते भी हैं, अप्लाई भी करते हैं। तो आप ये करते हैं कि क्या क्या टास्क दी गई थी, क्या क्या लोगों को मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उसका रिव्यू लेते हैं। आप हर टीम मेंबर से, इंडिविजुअल मेंबर से उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पूछते हैं, जो उसको टास्क दी थी कि मैंने तुम्हें ये टास्क दी थी, अब आपने ये मुझे दिखानी थी, इस टाइम पे मुझे दिखाएं। फिर आप ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस देखते हैं, आप प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देखते हैं। तो ये जो फेज एंड के वक्त आप ये सारी एनालिसिस और रिव्यू कर रहे होते हैं, तो इसको बोलते हैं फेज एग्जिट या किल पॉइंट्स।
फॉर एग्जांपल ये आप देख लें कि आप प्रोजेक्ट देखें, मैंने इस स्लाइड पे इस पॉइंट के लिए तकरीबन 10 मिनट की एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल भी दी है। मैं आपको याद होगा हर पॉइंट की एक्सप्लेनेशन दूंगा, आपको एग्जांपल दूंगा, ताकि आप कोई कह ना सके मैं कहता हूं अगर यार फेज रिव्यूज या एंड किल पॉइंट की मुझे एग्जांपल भी दो, डिफाइन करो। आप कहें सर ये भाई स्लाइड की ये 2 पॉइंट लिखने, इस पे एग्जांपल तो नहीं है, बट एग्जांपल मैंने आपको समझाई, ये भी आपको समझा रहा था एग्जांपल। तो मैनेजमेंट रिव्यूज आर आल्सो कॉल्ड एज फेज एग्जिट्स या किल पॉइंट्स। मैनेजमेंट रिव्यू भी इसका मतलब है, फेज रिव्यू भी इसका वही मतलब है, हेडिंग है, फेज एग्जिट भी इसका वही मतलब है, किल पॉइंट्स भी इसी का मतलब है। यार ये किल पॉइंट क्या है? ये वही बात है जिस तरह वाटरफॉल मॉडल को क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल भी बोलते हैं या लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी बोलते हैं। तो अगर मैं कहूँ यार एक्सप्लेन क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल, आप कहें यार मॉडल में सर ने क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल कौन सा पढ़ाया? मैं कहूँ वाटरफॉल, हाँ हाँ आपको रट्टा लगाओ, आपको हाँ हाँ यार वाटरफॉल ये। तो इसको फेज रिव्यू भी बोलते हैं, इसको किल पॉइंट्स भी बोलते हैं। ये क्या कहते हैं? शुड अकर आफ्टर ईच फेज टू इवेल्युएट द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, लाइकली सक्सेस एंड कंटिन्यूड कैपेबिलिटी विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ये फेज इन्होंने लिखा है आफ्टर ईच फेज, मगर ये फेज जब एंड हो रही होती है तो तब रिव्यू किया जाता है, क्योंकि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए और कोई टास्क कंप्लीट ना कर पाए, तो अगर आपकी फेज कंप्लीट होगी है तो वो तो नेक्स्ट फेज जो शुरू हो जाएगी उसमें तो नेक्स्ट टास्क शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए ये देखें इसमें ये टेक्निकल फ्लॉ भी है, ये डेफिनेटली स्लाइड्स स्टैंडर्ड की भी बनी भी होती है, बट इसमें भी देखें इसमें भी कोई पॉइंट या लूप होल रह जाते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो ये जो फेज रिव्यूज या फेज किल पॉइंट्स या मैनेजमेंट रिव्यू है, ये एट द एंड ऑफ द फेज, आफ्टर द फेज नहीं, एट द एंड ऑफ द फेज है। और मैनेजमेंट ने इसमें मिस्टेक भी, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, एट द एंड ऑफ द फेज या before reaching toward the phase end, the manager has to review or take the notes or take analysis and take these type of reports के टीम परफॉर्मेंस क्या है और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या चल रही है, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस क्या चल रही है और आगे कंटिन्यू ठीक चलेगा या सक्सेस की तरफ हम जा रहे हैं, ये सारी बातों के क्वेश्चंस को एड्रेस करना पड़ता है। जी मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ। मैं जरा पूछना चाहता हूँ जी, दोनों जो सीआर हैं जरा बताएं आपको आवाज़ प्रॉपरली आ रही है और सही लेक्चर सुन पा रहे हैं? जी पहले वकार रिप्लाई करें और फिर अमरीन रिप्लाई कर दें, ताकि ज़रा सब लोग भी सुन सकें और उनकी आवाज़ भी और मैं भी सुन सकूँ। जी बताएं। वकार, हेलो हेलो, वकार आवाज़ आ रही है? आप हैं मौजूद? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वकार जी, वालेकुम सलाम। ठीक चल रहा लेक्चर? जी सर सही यस चल रहा सर। है, सही चल रहा है। सर मेरा माइक्रोफोन का कोई प्रॉब्लम आ गया था। यस सर, कंप्लीटली क्लियर है, ऑडियो भी वीडियो ओके भी। जी फाइन जी ठीक है माशाल्लाह। सर 37 स्टूडेंट्स हैं। जी 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 सर एक जी बात बता दें, ये जो अभी आपने बताया था प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसका थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ, जी तो जल्दी से बता दें इसको थोड़ा। मैं बता देता हूँ, मैं अभी जल्दी से बता दूंगा और बाद में भी आप क्यूरी कर सकते हैं। आप आपके जो ग्रुप है वहाँ पर भी आप क्वेश्चन पोज कर सकते हैं। मैं वॉइस नोट की सूरत में क्वेश्चन भी ले सकता हूँ और उसका जवाब भी अभी भी दे देता हूँ। तो जो प्रोजेक्ट आपने लाइफ साइकिल आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ी होगी, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात होती है कि हर सॉफ्टवेयर जब डेवलप होता है वो डिफरेंट लाइफ साइकिल या फेजेस से गुजरता है। जो जेनेरिक थी वो ये थी एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, बट जो डिफरेंट जो प्रोसेस मॉडल्स हैं वो हर एक की अपनी फेजेस है। फॉर एग्जांपल जो रैड है उसमें एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग फेजेस के नाम नहीं है। उसमें था आपको याद होगा प्रोसेस मॉडलिंग, डाटा मॉडलिंग, बिजनेस मॉडलिंग है, प्रोसेस मॉडलिंग है, डाटा मॉडलिंग है, एप्लीकेशन जनरेशन है, टेस्टिंग टर्म। इसमें फेजेस के नाम डिफरेंट थे। फॉर एग्जांपल प्रोटोटाइपिंग था तो उसमें अपने ही फेजेस के नाम थे। प्रोटोटाइपिंग में फेजेस का नाम था, जो पहली फेज था उसका नाम था कि लिसन टू द कस्टमर या मीटिंग विद द कस्टमर। सेकंड था आपने क्रिएट मॉकअप या डिजाइन बनाना होता है। थर्ड था कि आपने एवेल्युएट कराना होता है यूजर से, और फिर आप पहली स्टेज पे आ जाते हैं कि फिर कस्टमर से मीटिंग करते हैं, फिर आप डिजाइन को इंप्रूव करते हैं सेकंड स्टेज, फिर कस्टमर से एवेल्युएट कराते हैं। तो हर एक जो मॉडल है उसके अंदर डिफरेंट फेजेस की नाम आ जाते हैं और उसके अंदर डिफरेंट उसकी स्टेजेस आ जाते हैं। तो जो मैं बात कर रहा था प्रोडक्ट,
तो वैसे ही आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब इंडस्ट्री में जब बात करते हैं तो इंडस्ट्री में टर्म सॉफ्टवेयर भी यूज की जाती है, मगर ज्यादातर लोग इंडस्ट्री में टर्म प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं कि यार हम प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट के आइडिया पे या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट की डिजाइन फेज पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट की इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो वो प्रोडक्ट बोल रहे होते हैं। जिस तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह जब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पढ़ते थे तो टीचर आपको बोलते थे एक मेथड लिखे, एक फंक्शन लिखे, एक प्रोसीजर लिखे। जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में आए तो उसी टीचर ने या किसी और टीचर ने उसी चीज को कहा कि यार आप एक आप ऑब्जेक्ट जो है उसके मेंबर फंक्शन लिखें। जिस तरह वहां पर एट्रीब्यूट्स होते थे, तो जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो उन्हीं एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स को इंस्टेंस वेरिएबल्स बोल दिया जाता है, लिबादा और दिया जाता है। तो मैं ये सिर्फ समझाना चाह रहा था कि इंडस्ट्री में टर्म प्रोडक्ट बोली जाती है, तो प्रोडक्ट की भी अपनी लाइफ साइकिल और स्टेजेस होती हैं, उनके नाम जरा डिफरेंट हो जाते हैं। तो फिर मैंने एक और एग्जांपल दी थी कि एक प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट आप सब प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, अपनी एक खास आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन की या अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी की आपकी एक प्रोडक्ट होगी, उसके अंदर आप डिफरेंट मोड में ऐप्स दे सकते हैं। आप अपने कस्टमर को ऐप एंड्रॉयड मोड में भी सपोर्ट दे सकते हैं। आप उसको कह सकते हैं कि आप इसको वेब बेस्ड मोड में भी आप एप्लीकेशन को चला सकते हैं। अगर आपके पास वेब सिस्टम अवेलेबल है, वेब सर्विसेज, तो आप स्मार्टफोन्स के लिए भी एलिजिबल कर सकते हैं, आप उसको आईफोन के लिए भी एलिजिबल करवा सकते हैं, आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैक या जिस तरह की भी एप्लीकेशंस के लिए। अगर आपको याद हो, मैंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जब प्रॉब्लम्स थे मैंने पढ़ाया था कि जो 21st सेंचुरी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हेट्रोजीनियस तरह की एप्लीकेशंस पे काम करना, ऐसी एप्लीकेशन जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट हो। तो आप एक प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल उसके सब प्रोडक्ट्स या सब प्रोजेक्ट उसके अंदर काम कर सकते हैं। समझ आ रही है? ठीक है जी। जी अमरी, यस सर, थैंक यू, समझ आ गई। ठीक है जी, यही मैंने एक्सप्लेनेशन उसके यही एग्जांपल दी थी और इसी तरह की समझाई थी। आगे कंटिन्यू करते हैं जी। और फेज एग्जिट या किल पॉइंट्स आपको समझ आया होगा कि मैनेजर ने ये नहीं करना कि आगे भागते रहना और पीछे कुछ छोड़ देना, ऐसा कतई नहीं करना। मैनेजर ने रिव्यूज भी लेने हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है, और अगर कोई काम अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट भी करना है, और अगर जो कोई काम नहीं कर पा रहा तो उसको गाइड भी करनी है और अपनी फेज को कंप्लीट भी करना है। ये नहीं करना कि आज डेडलाइन है, फेज खत्म हो रही है, कल से नई टास्क है, तो आज मैं कहूँ और आज हमारे टीम मेंबर के सर मुझसे तो काम हुआ ही नहीं, मुझे तो गाइडेंस ही नहीं मिली। आपने वक्त के साथ साथ, बीइंग अ मैनेजर, आपने वक्त के साथ साथ हर वक्त नजर रखनी है उन पे, काम, उनको तवज्जो, उनको गाइडेंस, उनको शाबाशी, उनको मोटिवेशन, उनको तड़का, ये सारी चीजें। अगर आप ये देखें जो मैं बातें कर रहा हूँ ये मैनेजमेंट की, ये सारी चीजें मैं स्टूडेंट्स के साथ साथ अप्लाई कर रहा होता हूँ। मैं बाज़ औक़ात उनको शाबाशी भी दे रहा होता हूँ, बाज़ औक़ात उनको तड़का ट्यून भी कर रहा हूँ, बाज़ औक़ात उनको उनकी भी बात मान लेता हूँ, बाज़ औक़ात कहता हूँ नहीं मेरी बात माने। तो ये स्ट्रैटेजीज होती हैं टैकल करने के लिए अपनी टीम को, अपने स्टूडेंट्स को ये लेके चलने की। ठीक है, अभी मैं ये बस स्लाइड पढ़ाऊंगा और हम लेक्चर को एंड करेंगे, और इंशाल्लाह मैं जो ग्रुप है, जो आपके ग्रुप हैं बॉयज़ के अलहदा है, फीमेल के अलहदा है, वहाँ पर थोड़ी देर में लेक्चर अपलोड भी हो जाता है आपके LMS पे, और आप अब लेक्चर का लाजमी फीडबैक दिया करें कि लेक्चर कैसा था, और अगर किसी को कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन है तो वो अपने ग्रुप पे वॉइस नोट की शक्ल में क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकता है मैसेज के साथ, ये क्वेश्चन है, तो मुझे जब फ्री टाइम मिलेगा मैं उस क्वेश्चन का आंसर भी कर दूंगा। और जब हमारा नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर भी होगा तब भी आप पहले क्यूरी कर सकते हैं, या आप CR को बता सकते हैं, और CR जब हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम करता है तो वो क्यूरी को पूछ भी सकता है अपकमिंग लेक्चर में भी, और इस तरह भी। ठीक है जी। तो ये वाली जो स्लाइड है मैं यहाँ तक इसको डिस्कस करता हूँ, बस थोड़ा सा डिस्कस करके यहाँ पर हम लेक्चर वाइंड अप करते हैं, और फिर इसको अपलोड भी करेंगे डेफिनेटली, उसमें भी टाइम लगता है 10 मिनट, तो फिर इंशाल्लाह यहाँ से आगे कंटिन्यू लेक्चर करेंगे। और इसके बाद का जो हमारा लेक्चर अपकमिंग होगा शेयर कर देंगे नेक्स्ट वीक में, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। और इंशाल्लाह मैंने लेक्चर वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए भी कुछ स्टूडेंट्स को कहा था आपकी GR भी करने, और शायद बॉयज़ में भी वकार को मैंने कहा था उसको भी ड्यूटी लगाई हुई है कि वो भी किसी की ड्यूटी लगाए, जो मुझे वकार ने अभी तक नहीं बताया कि किस बॉय की ड्यूटी लगाई है कि वो स्क्रीन कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू ये लेक्चर कैप्चर भी करता रहे और जनरेट करके बच्चों को अपलोड भी किया जा सकता है। सर वो मैंने कासिम की ड्यूटी लगा दी थी। ठीक है, वो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, आप ये कर सकते हैं जी, माइक्रोफोन बंद करें। वो ये कर सकते हैं कि आप SPM का एक Gmail की ID बनाएं, ठीक है। अगर कासिम कर रहे हैं
तो अगर वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो फिर जीआर को ज़रूरत नहीं है। अगर जीआर कर रही हैं तो डिपेंड है, कासिम कर ले एक इस सब्जेक्ट के नाम से और सब्जेक्ट और मेरे नाम के साथ एक आईडी बना दे और वहाँ पर गूगल ड्राइव में एसपीएम के लेक्चर, आपका ये सेकंड लेक्चर है और जो उससे पहले जो हमारा जो हमने फर्स्ट टाइम जो जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त भी हमने 1-2 लेक्चर लिए थे, बट वो तो रहने दें, मैंने दोबारा से स्टार्ट किए। ये दोनों लेक्चर आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे पहला लेक्चर है वो 2 पार्ट्स में है, वो भी शेयर करें। लेक्चर 1 के 2 पार्ट्स हैं और ये लेक्चर 2 है। तो सीक्वेंस वाइज और टॉपिक वाइज और आपके पास एलएमएस में सारी डिटेल है, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन उठा के कॉपी पेस्ट करके आप एक जीमेल आईडी पर एक यूआरएल बना के सबके लिए पब्लिक ओपन, सिर्फ क्लास फेलोज के लिए ओपन कर सकते हैं और वो शेयर कर सकते हैं तब ताकि तमाम लोग वो भी एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए नेक्स्ट वीक कुछ एक और भी ट्राई कर रहा हूँ और वो मैं वीकेंड पे वकार के साथ या एक और स्टूडेंट के साथ लाइव होके हम करेंगे, तो वो इससे भी अच्छी स्ट्रीमिंग होगी और इससे भी होगी। वो बिग ब्लू बटन के थ्रू ही है, बट वो एक और सर्वर का एक्सेस मुझे कहीं से एक्सेस हुआ है या मैं उसकी ट्राई कर रहा हूँ और पर्सनली, तो वो ताकि अच्छी स्ट्रीमिंग हो, अच्छी रिकॉर्डिंग लेक्चर और वो अवेलेबल भी हो। तो इंशाल्लाह यहाँ से अंडरस्टैंडिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन से हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। ये सिर्फ इस का कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं, जॉब जब आपको मिलती है तो आपने सिर्फ अपनी जॉब या टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान नहीं देना, आपने ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में इन 4 फैक्टर्स पर भी तवज्जो देनी होती है। ये 4 फैक्टर मैं नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करूंगा। ये स्ट्रक्चरल फ्रेम है, पॉलिटिकल फ्रेम है, सिंबॉलिक फ्रेम है और एचआर फ्रेम है। आपने सिर्फ अपनी टास्क या आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है या आपका जो बॉस है सिर्फ उस पर ध्यान नहीं देना होता, आपने सारे एस्पेक्ट्स पे ध्यान दे के चलना होता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसमें पॉलिटिकल फ्रेम है कि क्या आप किसी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल तो नहीं हो रहे, आप ग्रुप बंदी का शिकार तो नहीं हो। इसीलिए हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि पॉलिटिक्स से अवॉइड रखें। सलाम दुआ एक अलहदा चीज है, बट अपने वो कहते हैं ना किसी के कंधे पे रख के सवार हो जाना या मेरे कंधे पे रख के बंदूक कोई चला रहा है या मुझे इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ। तो जब आप जॉब करने जाते हैं तो आपको इन पहलुओं पर भी वक्त के साथ साथ ध्यान देना पड़ता है। तो इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसी स्लाइड से आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद का भी लेक्चर हम नेक्स्ट क्योंकि वो 2 आवर का लेक्चर होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट लेक्चर अपलोड करेंगे, वो भी हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। मैं लेक्चर को एंड करता हूँ और आप इसका फीडबैक जो है वो ग्रुप पे दें और अपलोड भी हो जाएगा।